वो यहाँ है, इंडिया में। हाँ, वो यही है और वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। वो यहाँ कुछ लेने आया है, कुछ ऐसा जिसके लिए उसने पिछली बार कुछ ऐसा किया था कि उसके साथ साथ सभी नागों को यहाँ से दूर जाना पड़ा था। वो तो यहाँ से बहुत दूर चला गया और जाकर आज के रोमानिया में छुप गया, पर अब वो वापस आ चुका है और उसको रोकने का काम सिर्फ तुम कर सकते हो काउंट। लेकिन ब्लाड ही क्यों? और ऐसा क्या किया था बलौर ने? आई थिंक तुम दोनों उसकी असलियत जानने का हक रखते हो, लेकिन पहले वादा करो काउंट कि तुम उसके आतंक का दी एंड करोगे। ड्रैकुला ने कुछ बोला नहीं, बस हाँ में हल्के से सर हिला दिया। ये देखकर राजा नागनाथ ने एक गहरी सांस ली। तो इस कहानी की शुरुआत महाभारत के युद्ध के कई सालों बाद हुई थी। उस समय युधिष्ठिर के ग्रैंडसन राजा परीक्षित ने एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था, जिसे हिस्ट्री में कुरु एम्पायर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं राजा परीक्षित की मौत हम नागों के राजा यानी मेरे पूर्वज तक्षक महाराज के काटने से हुई थी, लेकिन सच कुछ और ही है। राजा परीक्षित को काटने वाला और नागलोक की बर्बादी की कहानी लिखने वाला और कोई नहीं, बलौर था। तक्षक महाराज का सौतेला भाई बलौर, नाग कुमार बलौर। अनीता हैरानी से उस कहानी को सुन रही थी। आज तक उसने यही माना था कि महाभारत सिर्फ एक कहानी है, लेकिन आज जो वो सुन रही थी उसको डिनाई भी नहीं कर सकती थी, खास करके अपने सामने उन नागों को देखकर। राजा परीक्षित की मौत ने उनके बेटे युवराज जन्मेजय को पागल कर दिया। वो बदले की आग में जल रहे थे और उन्होंने कसम खाई कि वो नाग वंश का नामो निशान मिटा देंगे। इस बारे में मैंने सुना है। उन्होंने शायद कोई यज्ञ किया था जिसमें नाग खुद आकर आग में कूद रहे थे। सर्पसत्र यज्ञ। राजा जन्मेजय के प्रतिशोध की आग जलाई गई थी उस विशाल हवन कुंड में। 501 ब्राह्मण उस कुंड के चारों तरफ बैठकर साथ में उन मंत्रों का जाप कर रहे थे। वयं सर्वानां नागान् अज्ञापयाम अस्मिन् पवित्रे अग्नो निमज्य भवत राज्य पावे पश्चाताप कुर्वन्तु अनेन अपराधेन भरिता म्रियन्ते च। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहे थे, दुनिया भर के नाग अपना कंट्रोल खोते जा रहे थे। अग्नो दहतु, हे नाग दह्य दह्य दहतु। नाग उस हवन कुंड की आग की तरफ खिंचते चले आ रहे थे और वहां आते ही वो आग में ऐसे कूदे थे जैसे किसी ने उनको हिप्नोटाइज कर रखा हो। ये सब देखकर तक्षक महाराज देवताओं के राजा इंद्र के पास गए। हे देवराज, रक्षा कीजिए, नाग जाति की रक्षा कीजिए। इंद्रदेव खुद तक्षक महाराज के साथ सर्पसत्र यज्ञ में पहुंचे, लेकिन जन्मेजय किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। तक्षक महाराज वहां पहुंचते ही मंत्रों को सुनकर हिप्नोटाइज हो गए। अग्नौ दहतु हे नाग, दहय दहय दहतु, दहय दहय दहतु। अग्नौ दहतु हे नाग, दहय दहय दहतु, दहय दहय दहतु। अग्नौ दहतु हे नाग, दहय दहय दहतु। वो हवन कुंड की तरफ बढ़ते चले। इंद्र ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन तक्षक के साथ साथ इंद्र खुद उस आग की तरफ खींचने लगे। नाग जाति का सर्वनाश बिल्कुल तय था, लेकिन तभी देवी मनसा के बेटे ने वहां पहुंचकर इस विनाश को रुकवा दिया। देवी मनसा? हाँ, देवी मनसा, नाग देवता वासुकी की सिस्टर और हम नागों की देवी। उनके बेटे ऋषि अस्तिक ने राजा जन्मेजय से न जाने क्या बात की, लेकिन जन्मेजय ने यज्ञ वहीं रुकवा दिया। तक्षक महाराज के साथ साथ बहुत से नाग मरने से बच गए थे, लेकिन उस घटना के बाद नाग जाति के दो टुकड़े हो गए। एक वो जो मेरे पूर्वजों की तरह धरती के ऊपर आम वॉरियर्स की तरह रहने लगे और कहलाए नागवंशी राजपूत, और दूसरे वो जो इंसानों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। वो जमीन के नीचे चले गए और उन्होंने नागलोक बसा लिया। नागलोक? नो नो नो, नॉट एट ऑल। तो ये कहानियां सच है कि अर्थ के नीचे भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, नागों की सिविलाइजेशन।
हाँ मिस अनीता, लेकिन आप वहां जाने की प्लानिंग मत कर लीजिएगा, क्योंकि वहां जाने का पक्का मतलब है मौत। किसकी मौत आएगी और कौन बचेगा वो मुझ पर छोड़ दो। जल्दी से अपनी ये कहानी खत्म करो ताकि मैं उस बलौर का चैप्टर क्लोज करने जा सकूं। इम्पेशेंट, इम्पल्सिव, बिल्कुल अपने एंसेस्टर की तरह। खैर चलो कहानी खत्म करते हैं। तो सर्प सत्र यज्ञ के बाद तक्षक महाराज ऑब्सेस्ड हो चुके थे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर राजा परीक्षित को उनका रूप लेकर काटने वाला था कौन। और जब तक उन्हें यह पता चलता कि वो उन्हीं का भाई है, बलौर कहीं गायब हो चुका था। उस दिन से हम नाग उस गद्दार को ढूंढ रहे हैं। उसकी तलाश में हम नाग पूरी दुनिया में फैल गए, पर वो कहीं नहीं मिला। मिलता भी कैसे, वो अपनी जगह बदलता रहता था। शॉर्ट में कहूं तो पूरी दुनिया में लार्ज सर्पेंट्स और ड्रैगन्स के किस्से फेमस हैं। वो खतरनाक ड्रैगन और कोई नहीं, बलौर है। वो जहां गया वहां उसने अपनी ताकत बढ़ाई। हमें समझने में बहुत समय लग गया कि जिस ड्रैगन के किस्से हमारे कानों में पड़ते थे वो बलौर ही था। तुम्हारे रोमानिया में इसे इसी नाम से बुलाते हैं, नॉर्वे में योरमुनगांडर, मैक्सिको में क्वेट्ज़लकोट्ल, ग्रीस में मेड्यूसा, चाइना में बाइसुसेइन। जितनी जगह उतने नाम। पर मेडूसा तो फीमेल थी ना? बलौर कोई आम नाग नहीं है। वो आज की तारीख में इस दुनिया का सबसे ताकतवर नाग है। वो भेष बदल सकता है, अपना जेंडर भी बदल सकता है, और कब कहां से वार करेगा कोई नहीं जानता। और इसलिए उसका एक और नाम है जो उस पर बिल्कुल फिट बैठता है, कालदूत। हो गई तुम्हारी कालदूत की स्टोरी ओवर। अब बताओ वो मिलेगा कहां, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वैसे भी कुछ पुराने हिसाब चुकाने हैं उससे। वो वही है जहां उसने बैठकर यह सारी साजिश रची थी। वो वापस अपने महल आ चुका है और वो कुछ खतरनाक प्लान कर रहा है। वो है कहां ये बताओ। मेरे पास अब डायलॉग सुनने का पेशेंस नहीं है। नवरतनगढ़, वही है उसका किला। वहीं जाना है हमें। हमें? हाँ, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा, अपने कुछ खास नाग योद्धाओं के साथ। उसके लिए मैं अकेला ही काफी हूं। ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है काउंट। ड्रैकुला कुछ कहता कि तभी अनीता ने उसकी तरफ कुछ इशारा किया और वो चुप हो गया। ठीक है, तो कब चल रहे हैं हम? मिस अनीता, मेरे ख्याल से आपको आई एम सॉरी, बट मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ने वाली। एक ड्रैगन, यही बोला था ना आपने? भला एक हिस्टोरियन एक लाइव ड्रैगन देखने का मौका कैसे छोड़ देगा? राजा नागनाथ उसके बाद कुछ नहीं बोला। वो जान गया था कि अनीता पटेल जिद्दी है और जिद्दी लोगों से बहस करना समय की बर्बादी होती है। ठीक है, हम कल सुबह निकलेंगे। और काउंट, मैं जानता हूं कि तुम यहां रखा खाना नहीं खा सकते हो। तुम्हें अगर अपनी भूख मिटानी है तो किले के तहखाने में कुछ कैदी हैं, वैसे भी उनको मौत की सजा मिलनी है। तुम चाहो तो एनीवे, चलिए मिस अनीता, डिनर करते हैं। कल वैसे भी हमें एक लंबे सफर पर निकलना है। व्लाद और अनीता की काशी की जर्नी में थोड़ा सा डिटॉर आ गया था, लेकिन कहते हैं कि नियति में जो लिखा है वही होता है, और जो होता है वो बिना कारण नहीं होता है। मगर फिलहाल तो जनरल रूट कारण ही सोच रहा था। वह इस समय अपने ही ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था और गुस्से से बड़बड़ा रहा था। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। गुड नून जनरल रूट। जनरल रूट ने सर ऊपर उठाकर देखा। सामने फादर डिसूजा खड़े थे। उन्हें देखकर वो थोड़ा रिलैक्स हो गए। गुड नून फादर, आप यहाँ? फास्टर फ्रांसिस ने मुझे इन्फॉर्म किया कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो। यस फादर, मैं सच में प्रॉब्लम में हूँ। और वो क्या प्रॉब्लम है जनरल? वो प्रॉब्लम कल शाम को यहाँ आई है और इस समय मेरे ऑफिस में बैठकर मेरे वर्क का ऑडिट कर रही है। फ्रांसिस ने बताया था मुझे कि कोई सीनियर ऑफिसर आया है। Not just any senior officer, father. The devil himself. Queen का favorite brigadier general, Sir Henry Montgomery Lawrence. You have to help me, father. वो मुझे कलकत्ता भेजने की बात कर रहा था। अगर ऐसा हुआ तो मैं चर्च का दिया काम नहीं कर पाऊंगा। रिलैक्स डगलस, चलो मैं बात करता हूँ, बट आई मस्ट वार्न यू, चर्च भी अभी तक तुम्हारे एफर्ट से हैप्पी नहीं है। तुम ड्रैकुला को अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए हो, एंड टाइम इज वेरी लेस।
डू नॉट डिसअपॉइंट द वैटिकन माय सन, वरना तुम्हारा अगला ट्रांसफर अफ्रीका में ही होगा। तभी डोर खुला और एक ब्रिटिश सैनिक बाहर आया। उसने जनरल रूट को इन्फॉर्म किया कि सर लॉरेंस उसको बुला रहे हैं। रूट के साथ साथ फादर डिसूजा भी अंदर चले गए और उस ब्रिटिश सोल्जर ने डोर क्लोज कर दिया। धरती पर चल रहे इस सारे घटनाक्रम से दूर दोजख में इब्लिस अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। लूसीफर ने भी हेल में एक्टिविटीज तेज कर दी थी। हर कोई अपनी अपनी साजिशों में लगा था और ड्रैकुला वो इस समय नागवंशियों के उस किले के तहखाने में भटक रहा था। ड्रैकुला के कदमों की आहट उस तहखाने में बने कैद खाने में गूंज रही थी और वहां बंद कैदी ये सोचकर खुश हो गए थे कि इतनी रात में शायद कोई उन्हें बचाने आया है। कौन है वहां? हम लोग इधर हैं भाई, जल्दी आओ, निकालो हम सबको। ड्रैकुला अगले ही पल जेल के सामने था। अंदर 3 आदमी कैद थे जो ड्रैकुला के 7.5 फुट के शरीर को देखकर बहुत खुश हो गए। अगले ही पल उस जेल के भारी भरकम लोहे का दरवाजा उखड़कर जमीन पर पड़ा था। वो कैदी बहुत खुश हो गए, लेकिन उनकी ये खुशी बस कुछ ही देर में गायब होने वाली थी। अरे तुम अंदर क्यों आ रहे हो? अंदर क्यों हमें बाहर? अरे ये क्या? अरे मेरा गला मेरा गला। ड्रैकुला अपनी भूख मिटा रहा था क्योंकि कल सुबह उसे एक बड़े शिकार के लिए जो निकलना था